हेलो गाइस। सो जैसे कि आपको पता है कि सोशल मीडिया पे एक नया फिनोमिना शुरू हुआ है जहाँ पे कोई एक इंसान कोई पेज बनाता है और फिर वो पेज का कुछ चीज़ी टाइटल रखता है और जो लोग उससे सिंपथाइज करते हैं वो लोग बेसिकली एक उसको फॉलो करते हैं और उसके फॉलोअर्स बढ़ते जाते हैं और फिर वो एक ट्रेंड बन जाता है। और जैसे कॉकरोच जनता पार्टी का एक ट्रेंड बना और वो काफ़ी मटेरियलाइज भी हो चुका है। तो लोग अपनी अपनी पार्टी बना रहे हैं। जैसे मैंने देखा था पाकिस्तान आवाम कॉकरोच आवाम पार्टी जो पाकिस्तान में बना रहे हैं वो लोग। उसके बाद फिर एक अभी जिसकी मैं बात करना चाहता हूँ वो है ये रिजर्वेशन एंड आरक्षण हटाओ आंदोलन। तो रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन आई डोंट मतलब ऐसा कुछ नाम था। एनीवेज, तो अगर रिजर्वेशन की बात करें तो सबसे पहले हमें काफ़ी लोगों को पता नहीं होता कि रिजर्वेशन का रूट कॉज क्या है। उनके लिए रिजर्वेशन बेसिकली यही है कि अ, हमारा कम से किसी के कम नंबर आते हैं, कुछ कुछ कास्ट वालों के तो कम नंबर आते हैं या मतलब बहुत नीचे होती है उनकी रैंकिंग, बावजूद उसको एडमिशन मिल जाता है तो उनको लगता है कि अनफेयर है बेसिकली। वो लोग कंटेक्स्ट नहीं देखते या हिस्ट्री क्या है, मतलब इंडिया की हिस्ट्री क्या है उनको वही नहीं पता होता। और उनको मेरिटोक्रेसी से बहुत ऑब्सेशन होता है। तो उनको लगता है कि मतलब उनको लगता है कि नहीं, सब लोग इक्वल फुटिंग पे है क्योंकि मेरिटोक्रेसी है। लेकिन वो लोग ये नहीं देखते कि उनके पास जो कोचिंग क्लासेस है, जो भी प्रिविलेजेस है, वो सबके पास नहीं होते। और अगर कोई डिस्पाइट कोचिंग क्लासेस ना होने के अगर कोई सेम रैंक लाता है तो मेरे हिसाब से तो जिस आदमी ने स्ट्रगल ज़्यादा किया है उसका मेरिट, मतलब मेरिट का क्या मतलब होता है, मेरिट इज़ बेसिकली कि मतलब कि अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती है कि और उसका एग्ज़ाम का मेरिट होता है, उसके बाद कोई कैपेबिलिटी का मेरिट होता है। इस तरह से मेरिट्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक एग्ज़ाम है उसी का जो मेरिट होता है वो उसी को मेरिट बोलते हैं। मतलब मेरे हिसाब से तो मेरिट में बहुत सारे एस्पेक्ट्स आ जाते हैं। मतलब जैसे यूएस की यूनिवर्सिटीज़ में वो लोग एप्लीकेशंस को देखते हैं, उसके बाद फिर कंक्लूड करते हैं कि इसको एडमिशन देना चाहिए नहीं देना चाहिए, बिकॉज उसमें काफ़ी उसके जैसे इंडिया के कंटेक्स्ट में देखें तो अगर कोई दलित बच्चा है उसके काफ़ी स्ट्रगल्स जो उसने फेस किए हैं, उसके वो अगर फर्स्ट जनरेशन बैचलर्स डिग्री होल्डर है या सेकंड जनरेशन है, मतलब बेसिकली बहुत ही बुरे बैकग्राउंड से आता है, बावजूद वो ये सब एग्जाम्स दे पाता है, उसको क्लियर भी कर पाता है। तो मेरे हिसाब से ये सारे फैक्टर इंक्लूड करके अगर आप मेरिट बनाओगे तब जाके लगेगा कि नहीं इक्वल फुटिंग में है। सिर्फ एक एग्ज़ाम है, मतलब नीट जेई है, बेसिकली आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, एमसीक्यू में थोड़ा मतलब मोस्टली रट्टा ही मारते हैं सब। बट अगर ठीक है, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह में थोड़ा लॉजिक भी यूज़ करना पड़ता है। लेकिन आपको बेसिकली इतना प्रैक्टिस करवा दिया गया होता है कि आप मतलब आपके लिए वो एक चीज़ आसान चीज़ बन जाती है। तो सिर्फ़ और सिर्फ़ उन एमसीक्यू, मतलब जितना भी 60 या 70 एमसीक्यूज़ है, उस पे वो एक गोल-गोल करके एक ओएमआर शीट बनती है और उस ओएमआर शीट के ऊपर आप अगर किसी भी स्टूडेंट का अगर वर्थ आप लोग उस पे डिफ़ाइन कर लोगे उसके आधार पे, तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत पागलपन है। ये ऐसे इसको मेरिटोक्रेसी नहीं कहते, इसको बेसिकली एक टेस्ट ही बोल सकते हैं। मतलब जो मेरे हिसाब से जो लार्जर पिक्चर का जो मेरिट है उसका एक सिर्फ एक हिस्सा है। जैसे यूएस में लॉ कॉलेजेस में एक एलसेट होती है तो यू हैव टू गिव एलसेट, बट दैट डजंट एंश्योर यू कि आपको एडमिशन मिलेगा। वो आपको एप्लीकेशन में डालना पड़ेगा वो स्कोर, वो उसको कंसीडर करेंगे, साथ साथ और फैक्टर्स को कंसीडर करके आपको एडमिशन देंगे। तो मैं वो एक द हिंदू का एक पॉडकास्ट आता है इन फोकस करके, तो उसमें मैं सुन रहा था नीट के एग्ज़ाम को लेकर। उन्होंने काफ़ी अच्छी इंसाइट दी थी कि किस तरह से ये जो सेंट्रलाइज्ड एग्ज़ाम्स होती है वो मतलब एक अनफेयर एडवांटेज देती है काफ़ी लोगों को। और इट्स नॉट ओनली अबाउट फाइनेंशियल या सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, बट इट्स ऑल्सो अबाउट द रीजन। मतलब अगर झारखंड में मान लो कि कोई एम्स बनाता है, एम्स हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज, तो अगर मतलब वहाँ के झारखंड के बच्चे वहाँ पे उनका एजुकेशन सिस्टम उतना अच्छा है नहीं कि उनको वो लोग जो नेशनल लेवल पे नीट का कंपटीशन होता है उसमें टक्कर दे पाए। तो क्या मतलब उन लोगों को एडमिशन नहीं मिलेगा, वहाँ पे ही जो एम्स है उसमें उनको एडमिशन नहीं मिलेगा क्योंकि उनका मतलब ठीक है यार, हम लोग मतलब हमारा शायद एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो सकता है, केरला का एजुकेशन सिस्टम मतलब बहुत अच्छा होता है वहाँ पे। मतलब काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं जो नेशनल लेवल पे अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट्स भी नेशनल लेवल पे काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं, मोस्टली जो स्टेम सब्जेक्ट्स है उसके अंदर। तो ये जो है एजुकेशन सिस्टम, वो इवन नहीं है हर जगह।
कुछ जगहों पे एजुकेशन सिस्टम बहुत ख़राब है और कुछ जगह एजुकेशन सिस्टम इज़ ओकेइश। कुछ जगह बेहतर है तो उनको एडवांटेज मिल जाता है कि आप 12th के बोर्ड्स के साथ ही प्रिपेयर करते करते आप यू कैन एंड अप क्लियरिंग जेई और नीट। तो ये चीज़ है। तो मेरे हिसाब से ये जो सेंट्रलाइज्ड एग्ज़ाम्स है वो इट डज नॉट डिटरमाइन द वर्थ ऑफ अ स्टूडेंट, या वो फ्यूचर में सोसाइटी को कितना इम्पोर्टेंट होगा वो भी आपको देखना पड़ता है। मतलब कुछ कोई स्टूडेंट्स होते हैं कि जो अपने रीजन में एज अ डॉक्टर काम करना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से उसको सीट मिलनी चाहिए, बजाय उसके कि जो सिर्फ पैसा कमाने के लिए एमबीए बीएस करके फिर सीधा यूएस चला जाएगा, वहाँ पे नोट डॉलर छापेगा। तो तो ये एक चीज़ है। बेसिकली वापस मेरिटोक्रेसी पे आते हैं, तो ये है मेरिटोक्रेसी जिसका जनरल कैटेगरी वाले काफ़ी उसको डिफेंड करते हैं कि भाई इसके आधार पे ही होना चाहिए, कोई रिजर्वेशन या ये कुछ नहीं होना चाहिए। तो जैसे मैंने कहा कि जो लोअर कास्ट के बच्चे हैं उनको थोड़ा ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, तो उसको उसमें वो मेरिट, उसके लिए मेरिट नीचे लाना पड़ता है। तो अब मैं थोड़ा हिस्ट्री की बात करूँगा, मतलब कट ऑफ नीचे लाना पड़ता है जो एससी एसटी ओबीसी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। तो अब हिस्ट्री की बात करते हैं, तो हिस्ट्री में सिंपल है कि जो बाबा साहब आम्बेडकर थे उन्होंने एक ट्रायंगल बनाया, एक पिरामिड बनाया, और बहुत सिंप्लीफाइड, ओवरली सिंप्लीफाइड पिरामिड था कि जहाँ पे ऐसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और उसके बाद वो पूरे जो पिरामिड था उससे अलग नीचे एक अनटचेबल मतलब दलित से। तो बेसिकली हिस्टोरिकली उनको डिस्क्रिमिनेट किया गया था इस स्ट्रक्चर के द्वारा कि जो ब्राह्मण्स थे सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग कास्ट थी, और जो शूद्र थे और उसके बाद जो अनटचेबल थे वो सबसे लोअर कास्ट थी, मतलब सबसे ज़्यादा ऑपरेस्ड कास्ट थी, और काफ़ी सालों तक उसको उनको ऑपरेस किया गया। आम्बेडकर का मेरे हिसाब से जो आम्बेडकर का जो पिरामिड था वो बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड था, क्योंकि उन्होंने बेसिकली जो पुराण और जो भी है उपनिषद, चारवाक और मनुस्मृति, इन सब चीज़ों के इस्तेमाल से उन्होंने ये जो ट्रायंगल पिरामिड था वो प्रिपेयर किया था। और लेकिन मेरा ये मानना है, और काफ़ी आम्बेडकराइट जो आम्बेडकर को सपोर्ट करते हैं उनका भी ये मानना है कि वो हकीकत काफ़ी कॉम्प्लेक्स उस टाइम पे भी थी और अभी भी हकीकत काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। ये इसको इतना ट्रायंगल में सिंप्लीफाइड करके सारी जो कास्ट है उसको कैटेगराइज करना इट डजंट मेक सेंस, बिकॉज वो ज़्यादा ही सिंप्लीफाइड है। मतलब इंडिया गुजरात की बात कर लो, हमारी गुजरात में आई थिंक 4 कास्ट को कम्प्लीटली डोमिनेटिंग माना जाता है। वो एक है ब्राह्मण, पटेल, वैष्णव और जैन, ठीक है। तो बेसिकली जो अर्बन कल्चर है, जैसे अहमदाबाद का कल्चर है, उसमें योर फैमिली कैन, मतलब आपका फैमिली है मतलब थोड़ा ऐसा रिलीजियस, तो इन इन इनके अंदर इंटरकास्ट मैरिजेस हो सकती है, बिकॉज ये 4 एकदम डोमिनेटिंग कास्ट माना जाता है। उसके बाद फिर और कास्ट आती है, फिर कुछ कास्ट ऐसी भी होती है कि जिनका मतलब जैसे एक दरबार करके कास्ट होती है, उसका थोड़ा मतलब उसका डोमिनेशन होता है, ज़्यादा प्रॉपर्टी, ज़्यादा लैंड होती है, ज़्यादा बिजनेस होता है, और मतलब उनको बेसिकली थोड़ा थ्रेटनिंग लुक से देखा जाता है। तो ये इस प्रकार से गुजरात का पूरा कंपोजिशन है। तो इसमें आप आम्बेडकर का ट्रायंगल ला के नहीं रख सकते, मतलब आप बेसिकली कैटेगराइज ही नहीं कर पाओगे, करोगे फिर भी वो गलत होगा, क्योंकि कुछ कास्ट ऐसे भी है जो ब्राह्मण से भी ज़्यादा डोमिनेटिंग हो चुकी है, और जो ज़्यादा मतलब ब्राह्मण से भी ज़्यादा एट्रोसिटीज़ दलित के ऊपर कमिट करती, मतलब एट्रोसिटीज़ इन द सेंस डिस्क्रिमिनेशन उनका करती है बेसिकली। तो ये चीज़ है। तो ये था हिस्ट्री। तो ये एक अम्बेडकर का जो ट्रायंगल था वो था। तो उसके बाद फिर रिजर्वेशन की बात आई, और आज़ाद हुआ जब हिंदुस्तान, और जब अम्बेडकर वाज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और उनका फ्रीडम स्ट्रगल में कम इन्वॉल्वमेंट था, बट दलित के लिबरेशन के लिए उनका काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था, क्योंकि वो खुद एक दलित घर से आते थे, और काफ़ी स्ट्रगल के बाद उन काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड थे, बहुत सारी पीएचडी की डिग्रियाँ थी उनके पास। तो ही वॉज एन इकोनॉमिस्ट, लॉयर, एवरीथिंग। तो उन्होंने बेसिकली रिजर्वेशन की बात की थी। एक और चीज़ भी थी, एक इलेक्टोरल कॉलेज की बात की गई थी। बेसिकली जो इंडिया का जो पार्लियामेंट है उसमें से कुछ जो सीटें हैं, कुछ सीट्स वो बेसिकली दलितों के लिए रिजर्व रखने की बात थी, कि भाई मतलब रिजर्व तो है बट इन अ डिफरेंट मैनर, एक पूरा अलग से इलेक्टोरल कॉलेज, जैसे लोकसभा ऐसे एक अलग से इलेक्टोरल कॉलेज बनाने की उन्होंने बात की थी, कि जिनका जो भी डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करे, तो अगर कुछ दलितों के खिलाफ कुछ डिसीजन लिया जाता है तो उसको रेमेडी कर सके। तो उसका विरोध महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी
एज यूजुअल उनका कॉन्फ्लिक्ट था ऑलरेडी अम्बेडकर से, आइडियोलॉजिकल, बिकॉज वो हिंदुइज्म के अंदर रिफॉर्म चाहते थे और अम्बेडकर चाहते थे कि जो सिंस उनके हिसाब से जो कास्ट सिस्टम है वो हिंदुइज्म में एम्बेडेड है, मतलब उसके साथ कनेक्टेड है, पत्थर की लकीर बन गई है। तो बेसिकली अगर ऐसी पत्थर की लकीर जैसी जो कास्टिज्म है जो हिंदुइज्म में है, तो अगर कास्ट सिस्टम को मिटाना है तो हिंदुइज्म को ही मिटाना होगा। वो बेसिकली अबॉलिशमेंट ऑफ कास्ट, अबॉलिशमेंट ऑफ हिंदुइज्म, वो अम्बेडकर का थियरी था। तो मैं काफ़ी घुमा रहा हूँ बातों को, बट बेसिकली गांधी फास्ट पे बैठ गए कि भाई ये इलेक्ट्रल कॉलेज नहीं बनेगा, और अम्बेडकर ने शायद थोड़ा उनको दया आ गई होगी गांधी पे, और गांधी का तो काम ही था दया के दया, इमोशनल ब्लैकमेल कर एनीवेज। तो उन्होंने तो बेसिकली उनको इलेक्ट्रल कॉलेज नहीं मिला, उनके पास उनके बीच में एक अग्रीमेंट हुआ पूना पैक्ट करके, तो जहाँ पे इलेक्ट्रल कॉलेज उनको नहीं, मतलब दलितों को नहीं दिया गया, बट रिजर्वेशन दिया गया। तो काफ़ी लोग ये करते कहते हैं कि ये रिजर्वेशन इज़ एन अफॉर्मेटिव एक्शन। वो पार्शियली ट्रू है, बट मेरे हिसाब से इट्स ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड। मतलब अभी जो रिजर्वेशन हटाने की बात कर रहे हैं, मेरा एक सवाल है कि अगर रिजर्वेशन हट गया तो इस चीज़ का कोई गारंटी है कि दलितों पे जुल्म नहीं होगा? रिजर्वेशन के बावजूद अगर दलितों पे इतना जुल्म हो रहा है, तो अगर आप रिजर्वेशन हटा दोगे तो दलितों का क्या होगा? कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी लेने को तैयार नहीं है कि भाई नहीं, दलितों के सामने एट्रोसिटीज़ नहीं होगी, क्योंकि आपने कास्टिज्म देखा नहीं है। ठीक है, आप अर्बन प्लेसेस में रहते हो, आप बड़े बड़े शहर में रह के आप ये कंक्लूड करते हो, आपने गांव की रियलिटी देखी नहीं है। और ये इंसान की फितरत है कि जब तक आपको जब तक आपने कुछ देखा नहीं होता कास्टिज्म, तो आपको लगता है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन जो लोग वाकई में उसको फेस करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में, घर पे दोस्ती किससे करनी है, घर पे किसको बुलाना है, मतलब शादी किससे करनी है, प्यार किससे करना है, ये सब चीज़ें जो जो फेस करता है कास्टिज्म उसको पता होती है। हम जैसे लोगों को नहीं, हम लोग नहीं समझ सकते उस चीज़ को, क्योंकि हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। मतलब बेसिकली हमको सब थाली में परोस के दिया गया है, हमको कभी इतना स्ट्रगल करना नहीं पड़ा जितना एक दलित बच्चे को करना पड़ता है। तो और दूसरा एक जो मेरा बिलीफ है वो ये है कि इट वाज नॉट अबाउट रिसोर्सेज, इट वाज अबाउट अपॉर्चुनिटी। ठीक है, मैं समझाता हूँ अपॉर्चुनिटी कैसे है। बेसिकली मेरे जो दादाजी थे उनको काफ़ी अच्छा एजुकेशन मिला, बिकॉज वो गरीब थे, बट उन्होंने एजुकेशन लिया, वो पूरा अपना घर, मतलब फैमिली वगैरह किया, और मेरे पापा को भी पढ़ाया। तो मेरे पापा भी पढ़े लिखे, उसके बाद फिर मेरे पास जो अभी प्रिविलेजेस है, जो मैं मतलब हाँ फ्लुएंट इंग्लिश में बात कर, मतलब फ्लुएंट इंग्लिश में तो नहीं, बट जो बात कर रहा हूँ मैं वगैरह, ये सब प्रिविलेजेस है मेरे पास। लेकिन अगर उसी उसी कैलिबर के साथ, वही उतनी एबिलिटी के साथ अगर मेरे दादाजी का कोई दलित दोस्त होता, उसको वो एजुकेशन, उसको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। अभी शायद मिल सकती है, अभी कास्टिज्म जो विजिबल कास्टिज्म है वो चला गया है, लेकिन उस टाइम उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। उसके कारण उनका फाइनेंशियल लेवल पीछे रह गया, उसके कारण वो अपने बच्चों को भी ठीक से नहीं पढ़ा पाए। और आज अगर एक दलित बच्चा है जो उनका ग्रैंडसन है, वो भी आज उतना प्रिविलेज नहीं है जितना प्रिविलेज मैं हूँ। तो इसका एक रेमेडी होना चाहिए, इसके लिए एक इक्वल फुटिंग पे लाना चाहिए कि जो हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन है उसको रोका जाए, उसका रोका नहीं जाए, बट जो हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन है उसके जो इफेक्ट्स है उसको नलीफाई करने की कोशिश की जाए। तो बेसिकली मेरे हिसाब से रिजर्वेशन की दो चीज़ है, एक तो जैसे मैंने कहा कि सेफ गार्ड की दलितों के ऊपर एट्रोसिटीज़ ना हो, उसका ध्यान रखना पड़ेगा, और दूसरा ये चीज़ है कि उनके हिस्टोरिकली उनको अपॉर्चुनिटीज़ कम मिली है, तो जाहिर सी बात है कि वो लोग एक सोशल जस्टिस मांगेंगे। ठीक है, ओबीसी की भी मैं बात कर सकता हूँ। बेसिकली ओबीसी 1985 में मंडल कमीशन ने लाया था, और एक रिपोर्ट के हिसाब से, और उसमें कहा गया था कि ये जो कुछ कुछ कास्ट ऐसी है कि जो ना तो दलित मतलब एससी में जाती है, ना ही वो जनरल मतलब अपर कास्ट में जाती है। तो उन लोगों को बेनिफिट देने के लिए ओबीसी रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस किया गया था। काफ़ी लोग कहते हैं कि इसके पीछे पॉलिटिकल रीजंस थे, काफ़ी लोग कहते हैं कि नहीं, ये जेन्युइन रीज़न था रिजर्वेशन के लिए। तो क्योंकि वो जो उनका आर्ग्यूमेंट ये है कि बेसिकली उनकी जो कास्ट थी वो उनमें उनको इतना प्रमोट नहीं किया गया, जितना अपर कास्ट हिंदूज़ को पढ़ाई के लिए प्रमोट किया गया था उतना प्रमोट उनको नहीं किया गया था, क्योंकि लैक ऑफ अवेयरनेस हो सकता है या लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हो सकता है। तो वो जो भी रीज़न है, तो उसके कारण मंडल कमीशन ने कंक्लूड किया कि ये जो स्पेसिफिक इतनी कास्ट है, इनका ये सारी कास्ट को अपलिफ्ट करने के लिए बेसिकली यूनिट रिजर्वेशन। तो मेरे हिसाब से इट वॉज नॉट जैसे जो एससी रिजर्वेशन है, दलितों का रिजर्वेशन है, वो एक तरीके से अगर आप देखो तो वो इट वाज ड्रिवन बाय सोशल जस्टिस, कि भाई सोशल जस्टिस उनका एम था। लेकिन जो इसका एजेंडा था ओबीसी रिजर्वेशन, इट वाज लाइक कि यार
एक बैलेंस क्रिएट हो सोसाइटी में, कि ऐसा ना हो कि कोई एक ही अपर कास्ट हिंदूज़ है वही एकदम ज़्यादा पढ़े लिखे हो और एक पूरा सेगमेंट रह जाए। तो इट वाज़ लाइक क्रिएट अ बैलेंस कि भाई सभी लोगों का इक्वल एक एकेडमिक इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। तो वो बेसिकली उसके कारण ओबीसी का एजेंडा अलग है, बेसिकली मेरा ये मानना है। तो ये चीज़ है। और मेरे पास मतलब थोड़े सजेशंस हैं जो मैं सोच के रखा है। अगर आप देख रहे हो वीडियो तो थोड़ा शेयर करियो। बेसिकली एक तो चीज़ है कि मेरे हिसाब से जो दलितों का रिजर्वेशन है, ओबीसी का रिजर्वेशन है, दलित कास्ट में भी काफ़ी सब कास्ट आती है, उसमें कुछ मतलब हायर लेवल पे सब कास्ट होती है, कुछ लोअर लेवल पे सब कास्ट होती है, उसमें भी इकोनॉमिकल डिप्रीवेशन भी आता है। तो इसको लूजली इंटरसेक्शनलिटी कह सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति गरीबी का भी मारा है और कास्टिज्म का या जो डिस्क्रिमिनेशन का भी मारा है, तो ऐसे व्यक्ति को रिजर्वेशन देने के लिए मेरे हिसाब से रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन होना चाहिए। बेसिकली अगर मान लो कि 12 सीटें 100 में से 12 सीट दलित को मिल रही है, तो 10 में से 12 में से 6 सीटें ऐसे दलित को मिलनी चाहिए कि जो गरीब हो। तो उसका उसका फ़ायदा ये होगा कि कई बार ऐसा होता है कि जैसे मैंने कहा कि इंटरसेक्शनलिटी के थ्रू जो लोग ज़्यादा पिछड़े हुए होते हैं उनको उन तक रिजर्वेशन का बेनिफिट बेसिकली नहीं पहुंच पाता, क्योंकि जो अपर सब कास्ट वाले जो दलित्स है वो बेसिकली वो उनको रिजर्वेशन का फ़ायदा होता है, वो सिंस दे आर मोर अवेयर ऑफ एजुकेशन एंड अपॉर्चुनिटीज़ और जो भी समाज में जो बदलाव आ रहा है उसके, तो बेसिकली उन वो लोग सारी सीट ऑक्यूपाई कर देंगे। तो बेसिकली जो एकदम गरीब सा बच्चा है दलित का, एकदम जैसे मान लो रिमोट पार्ट में रह रहा है इंडिया के, तो उस तक रिजर्वेशन पहुंचने के लिए मेरे हिसाब से एक इकोनॉमिक रिजर्वेशन होना चाहिए। इकोनॉमिकली वीकर शेड्यूल कास्ट, EWSC, हाँ ऐसा ऐसा एक छोटा सा विद इन एससी एक होना चाहिए, बिकॉज मतलब उसका अलग है, मतलब पॉपुलेशन के प्रोपोर्शनली रिजर्वेशन होता है मोस्टली, और कोर्ट का ये एक ऑर्डर है कि आप 50% के ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं दे सकते, विच इज़ इन माई ओपिनियन फेयर। तो हाँ, तो ये चीज़ है। तो बेसिकली ओबीसी में भी सिंपली यही चीज़ होनी चाहिए कि जो गरीब भी है और जिनको इतना एजुकेशन के लिए प्रमोट नहीं किया गया, ऐसी जो कास्ट है मतलब ओबीसी की मोस्ट 27 सीट्स होती है 100 में से, तो 27 में से मेरा मैथ ख़राब हो गया बट इट्स लाइक 14 सीटें हैं ऐसे गरीब जो इकोनॉमिकली भी वीकर है और ओबीसी भी है, तो वो दो चीज़ों का हिस्सा है, तो उन उन लोगों को भी मिलना चाहिए। तो जो समाज के नीचे से नीचे तबके के लोग हैं उन तक रिजर्वेशन पहुंच पाए, और ऐसा ना हो कि जो अपर कास्ट दलित है, अपर कास्ट ओबीसीज है, सिर्फ उनको ना मिले और बाकी लोग जो पीछे रह गए उनको भी मिले। तो ये एक अच्छा आइडिया था, इसको डिस्कस किया गया था सुप्रीम कोर्ट में। उसको फॉलो नहीं किया बट एक डिस्कशन था, उतना मुझे पता था। तो ये चीज़ है। और जो काफ़ी लोग कहते हैं कि मतलब मेरे एक दोस्त के पास बड़ी गाड़ी है, बड़ा बंगलो है, फिर भी उसको रिजर्वेशन मिल रहा है, मुझे रिजर्वेशन नहीं मिला। ये एक बहुत ही ऐसा आर्ग्यूमेंट होता है। तो बेसिकली मेरा उसमें भी ये मानना है कि मतलब क्रीमी लेयर ऑलरेडी है। अगर जिन लोगों को नहीं पता उनको पता होना चाहिए क्रीमी लेयर है कि अगर किसी स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड से ज़्यादा आपका ईयरली इनकम है तो आप रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं उठा सकते। तो उसका थोड़ा स्ट्रिक्ट होना चाहिए, बिकॉज काफ़ी केसेस में यही होता है कि उनको उनका जो वो गलत इनकम दिखाते हैं, मिस रिप्रेजेंट करते हैं इनकम को, तो उनकी वो थ्रेशोल्ड से नीचे आ जाती है, बट रियल इनकम थ्रेशोल्ड से बहुत ज़्यादा होती है। बट सिन रिजर्वेशन का फ़ायदा उठाने के लिए वो कम इनकम दिखाते हैं। तो मेरे हिसाब से दैट इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या जो भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है, उनका काम है कि इंक्वायरी करे और ऐसे लोगों को पनिश करे। तो इसमें मतलब अगर 100 में से 2 लोग बच्चे ऐसे हैं कि जो गलत फ़ायदा उठा रहे हैं रिजर्वेशन का, तो उसका मतलब ये थोड़ी ना है कि 100 में से जो बाकी के 98 लोग हैं उन सब का रिजर्वेशन हटा दो कि नहीं, या किसी को भी रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, 2 या 3 एक्सेप्शंस हो सकते हैं जो गलत इनकम दिखा के इतने सारे प्रिविलेज ना होने के बावजूद अगर वो लोग रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा रहे हैं, तो ये लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी का पॉइंट है, जिसमें आप रिजर्वेशन को ब्लेम नहीं कर सकते, बिकॉज क्रीमी लेयर इज़ ऑलरेडी देयर। मतलब आपका पूरा आर्ग्यूमेंट ही टूट जाता है जब आप क्रीमी लेयर के बारे में जब आपको पता चलेगा। तो हाँ, तो ये है। और बेसिकली जो मेरा एक लार्जर पिक्चर में वो यही है कि यार आप एजुकेशन के पीछे इतना कम इन्वेस्ट क्यों करते हो? ठीक है, आप इतनी आईआईटीज़ बनाओ, इतनी एम्स बनाओ, इतनी सारी कॉलेजेस बनाओ कि सबको सीटें मिले। ये जो अभी है ना कि टॉप 5% को मिलता है या टॉप 10% को मिलता है,
ये जो कंपटीशन है ना वो बहुत टॉक्सिक बन चुकी है, और यही टॉक्सिसिटी का रिफ्लेक्शन रिजर्वेशंस पे आता है। तो आपको बेसिकली इनफ सीट्स बनानी होगी एजुकेशन पे। मतलब हम तो कहते हैं कि बजट का 10वां हिस्सा शिक्षा के पीछे जाना चाहिए। तो बेसिकली ज़्यादा सीटें होगी तो मतलब अपने आप कंपटीशन कम हो जाएगी, और अपने आप ये जो बच्चों बच्चों के बीच में जो कास्ट का ये जो पूरा इश्यू हुआ है वो चला जाएगा, क्योंकि सबको सीट मिलेगी। और गवर्नमेंट का काम ही ये इंश्योर करना है कि सबको सीट मिले। तो अगर मान लो कि 100 में से एक दो 100 में से मतलब अगर रिजर्वेशन के कारण 10 बच्चे को तकलीफ, जनरल कैटेगरी के 10 बच्चे रह जाते हैं, तो आप 110 सीट कर लो तो उनको भी मिल जाएगा। 120 करोगे तो और भी जो उसमें भी रिजर्वेशन का जो परसेंटेज होगा उसके हिसाब से थोड़े एक दो और दलित बच्चे भी को भी एडमिशन मिल जाएगा। सिंपल इसका सोल्यूशन है कि आप सीटें बढ़ा दो। आप प्राइवेटाइजेशन कर रहे हो। मतलब जाहिर सी बात है नीट में इतना कंपटीशन होगा, रिजर्वेशन का इश्यू होगा नीट में, बिकॉज आपके पास इतनी कम सीटें हैं, और अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं मिलता है तो आपको प्राइवेट में जाना पड़ेगा। वहाँ पे मेडिकल की तो बहुत ज़्यादा फ़ी है, बहुत ही ज़्यादा। तो जाहिर सी बात है कि कंपटीशन बढ़ेगा गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, और वो फिर टॉक्सिक हो जाता है। इसका फ़ायदा कोचिंग क्लासेस वाले भी लेते हैं, और काफ़ी अनहेल्दी कंपटीशन हो जाता है, क्योंकि मैंने तो कई बार देखा है कि मतलब नोट्स गायब कर देते हैं एक दूसरे की। और मतलब एक वो उसके अंदर भी कोचिंग क्लासेस की बात मैं करूँगा, बट उसमें भी इंटरनल इश्यूज होते हैं कि एक स्टार बैच बना के दे देते हैं कि जो सबसे ज़्यादा ब्राइट स्टूडेंट उनका एक अलग बैच बना देते हैं, और ऐसे क्लासीफाई करते हैं स्टूडेंट्स को। तो इसका मतलब ये बेसिकली इसका रीज़न क्या है, कंपटीशन है कि सभी लिमिटेड सीट्स है और सभी बच्चों को उसके पीछे दौड़ा रहे हैं। तो तो ये चीज़ मतलब बेसिक सोल्यूशन है ये कि आप एजुकेशन के पीछे ज़्यादा इन्वेस्ट करो और सबको अपॉर्चुनिटी मिले उसका ध्यान रखो। मतलब मेरे हिसाब से तो सीटें खाली रह जाए चलेगा, लेकिन एक भी बच्चा जो इंजीनियरिंग पढ़ना चाहता है या एक भी बच्चा जो मेडिकल पढ़ना चाहता है, उनका उनको वो ऐसा उसको सीट ना मिले ऐसा ना हो, बेसिकली मेरा ये मानना है। तो मतलब आप डिफेंस के पीछे, मिलिट्री के पीछे अगर आप इतना इन्वेस्ट कर सकते हो, या मतलब अब ठीक है, मैं पॉलिटिक्स में नहीं जाऊँगा, मतलब अदानी अंबानी वगैरह का अब इतना पैसा है तो आपके पास, तो आप ज़्यादा सीटें क्यों नहीं रख सकते? ठीक है, क्योंकि बेसिकली आपको प्राइवेट कॉलेज की भी तिजोरियाँ भरनी है, तो मे बी दैट्स द रीज़न, बट उसकी बात बाद में करें। तो ये 3 मेरे जो बेसिकली सॉल्यूशन थे कि एक तो रिज़र्वेशन विद इन रिज़र्वेशन होना चाहिए, क्रीमी लेयर का स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंट होना चाहिए, और नंबर ऑफ़ सीट ज़्यादा होनी चाहिए। मेरे हिसाब से अगर ये 3 चीज़ करोगे तो एक रिफ़ॉर्म की दिशा में आप एक कदम आगे बढ़ा पाओगे। थैंक यू।